हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम जानेंगे कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के सेक्टर में कौन कौन से ऐसे नए एरिया हैं, ऐसे इमर्जिंग एरियाज हैं जहां पर काफ़ी डेवलपमेंट होने की संभावना है और एज अ जियो टेक्निकल डिज़ाइन कंसल्टेंट कई सारी जियो टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है फ्यूचर में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अगर आप अपना करियर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एज एन जियो टेक्निकल डिज़ाइन इंजीनियर या जियो टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एमटेक किया है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। प्रीवियसली मैंने कई गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए थे। इसके अलावा दोस्तों मैं प्राइवेट कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है बेसिकली न्यू एरियाज फॉर डेवलपमेंट इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर जियो टेक्निकल डिजाइन कंसल्टेंट्स है। तो जो नए नए एरियाज निकल के आ रहे हैं जहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यूज हो सकता है, उन्हें हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है जहाँ पर एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग काफ़ी यूज़ हो सकता है, आपकी स्किल्स का यूज़ हो सकता है, वो है सस्टेनेबल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, सस्टेनेबल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बेसिकली सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाता है, क्योंकि आज हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज से जो है को फेस कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि कभी रिवर फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन रहती है तो उन एरियाज में हमको रिवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स की जरूरत है। और जहाँ पे दोस्तों जहाँ ओशन लेवल राइज की प्रॉब्लम आ रही है वर्ल्ड में, कई सारे नेशंस का सुनने में आ रहा है कि छोटे छोटे जो देश हैं वो डूब जाएंगे आने वाले समय में। तो ऐसे देशों में कौन सा जो है टेक्निक्स का यूज किया जाएगा ताकि क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और दोस्तों हम जो है प्रॉपरली जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। तो उसमें जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर का काफ़ी योगदान होने वाला है। तो चूंकि बात सस्टेनेबल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की है तो हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है, अब हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट और इन सब चीज़ों का यूज़ होता है जो कि जो है जिसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कार्बन एमिशन कम कैसे हो, हमें उस दिशा में काम करना है। तो इसमें जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के कई सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, सॉइल नेलिंग के बारे में पढ़िएगा। सॉइल नेलिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। सॉइल नेलिंग में जो होता है उसमें जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है कि काफ़ी कम जो है एक्स्ट्रा मटेरियल की बजाय जो है दोस्तों सॉइल नेल्स प्रोवाइड करके जो है स्ट्रक्चर को जो है स्टेबल बनाया जाता है। तो सॉइल नेलिंग का रेलवे सेक्टर में तो काफ़ी यूज़ होता है। धीरे धीरे इंडिया में जो है कई सारे एरियाज में जो है इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो आप इसके बारे में पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए, ये भी एक सस्टेनेबल जियो टेक्निकल वर्क में से एक है। तो देखो, इसमें बात ये हो रही है कि कंपनीज कैन फोकस ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल जियो टेक्निकल प्रैक्टिसेस जो कि एनवायरमेंटली क्या है फ्रेंडली हो। ठीक है, तो डिजाइनिंग करनी होगी एनवायरमेंटल फ्रेंडली फाउंडेशन सिस्टम्स की। तो दोस्तों ये एक सेगमेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर तैयार करने में ओवरऑल बहुत सारी चीजें आएंगी। उनमें से एक चीज ये रहेगी कि भाई हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली फाउंडेशन सिस्टम कैसे प्रिपेयर करें। दूसरा ये होगा कि यूटिलाइजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल इन ग्राउंड इम्प्रूवमेंट। अब आप देखोगे तो ग्राउंड इम्प्रूवमेंट के लिए जो है कई तरीके की जियो टेक्सटाइल जियो फैब्रिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एज एन सस्टेनेबल जियो टेक्निकल सॉल्यूशन की तरह होता है। और भी कई मटेरियल्स हैं ऐसे मटेरियल जिनका यूज नहीं हो पाता है, जो कि एज अ वेस्ट की तरह हैं, लेकिन उनको हम कैसे रीयूटिलाइज कर सकते हैं और एज अ मटेरियल की तरह ग्राउंड इंप्रूवमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ जियो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट अलॉट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो उसको इंश्योर करना होगा कि उस प्रोजेक्ट की वजह से जो एनवायरमेंटल हजार्ड या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है वो कम से कम हो। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट जो
जियो टेक्निकली हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर में, जो नए एरियाज हैं, इमर्जिंग एरियाज हैं, जहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और देखिए जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है ना, इसी तरीके से अपना सोचने का दायरा रखती है। जैसे आरूप ग्रुप है, ARUP, आरूप, तो उसके बारे में पढ़ें, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस कर रही है। WSP होगी, ठीक है, और भी कंपनियां हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे जो है बड़ी कंसल्टेंट ग्रुप्स हैं, उनका फोकस जो है प्राइमरीली उन मुद्दों पे रहता है जो कि ग्लोबल लेवल के होते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि G20 का समिट होता है, या हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कुछ पास करती है रेजोल्यूशन, तो इनमें जो है बातें कही जाती है कुछ, उसको जो है हर एक सेक्टर में फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों यही सब चीजें है ना, फॉलो होते हुए अलग अलग स्ट्रीम्स और अलग अलग धाराओं में बहते हुए हमारे जियो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बात करनी है, क्योंकि हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकता है, या क्लाइमेट चेंज अडोप्टेशन में दे सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट आता है, जो इमर्जिंग एरिया मेरे को दिखते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज अडोप्टेशन। तो उसमें क्या होगा कि देखो, क्लाइमेट चेंज होना एक मतलब एक रियलिटी है, ठीक है। साइंस, जो एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह चुकी है कि जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर लेवल है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लेवल होता है उसको ब्रीच कर चुका है, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लेवल से जब चेक करते हैं तो 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो है हमको क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर्स तैयार करने होंगे। तो यहाँ पे यही बात कही है ये कि भाई चेंजिंग क्लाइमेट का जब सिनेरियो है, तो देयर इज अ नीड टू असेस एंड अडेप्ट जियोटेक्निकल डिजाइंस टू अकाउंट फॉर इंक्रीज्ड रेनफॉल, राइजिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड अदर क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस। तो देखो, इंक्रीजिंग रेनफॉल, आप देख रहे हो रेनफॉल पैटर्न चेंज होता जा रहा है। इंडिया में भी कई जगहों पे हो रहा है कि राजस्थान में ऐसे इलाकों में जहां बारिश नहीं होती थी, अब वहां पे फ्लड जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। अभी न्यू दिल्ली में भी ये सिनेरियो देखने को मिला था कुछ टाइम पहले, और इस तरीके के कई सारे एरियाज में होता रहता है। इसके अलावा धीरे धीरे कई जगहों पे राइजिंग ग्राउंड वाटर लेवल का भी इशू आ रहा है, और इसके अलावा क्लाइमेट रिलेटेड कई सारे और चैलेंजेस है, जैसे कि सी वाटर लेवल होता है, जो समुद्र का पानी का जो सी वाटर लेवल होता है उसका भी राइज होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो हमको जो है जब रिवर्स से वाटर का फ्लो जो है बहुत ज्यादा होकर के जाएगा, तो हमको वहां पे शहरों के किनारे पे जब रिवर से फ्लो करती है, तो वहां पे हमको रिवर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और रिवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स जो है बहुत जरूरी है वहां पे। इसके अलावा अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, तो वहां पे जो है कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। आप इन टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है पढ़ाई करें, इसके बारे में अध्ययन करें ज्यादा से ज्यादा। मेरी कोशिश होगी कि फ्यूचर में मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊं। अगर इस वीडियो के ऊपर लाइक आएंगे और या कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे आपकी कोई स्पेशल रिकमेंडेशन होगी कि भाई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। सो दिस इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज सिस्टम। अब आप देखो, फ्लड की सिचुएशन बनती रहती है हर शहर में, फिर वहां का ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक जियो टेक्निकल इंजीनियर का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो जियो हजार्ड्स एंड रिस्क असेसमेंट। तो ये भी एक नया एक इमर्जिंग एरिया है दोस्तों, जियो हजार्ड और रिस्क असेसमेंट की प्रॉब्लम है। तो हमको कैसे रिस्क का असेसमेंट जो है करना है, मतलब कई एरियाज में, हिली एरियाज में देखो तो वहां पे जो है कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, अर्बनाइजेशन कंटिन्यूज इन जियो हजार्ड प्रोन रीजन। तो देखो, हर एक आज के टाइम पे कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है जो अर्बन एरियाज है, तो वहां पे जो है वाटर जब बहुत रेनफॉल होती है, तो उस सिचुएशन में वाटर को जो है ग्राउंड में पेनिट्रेट होने का जो है समय नहीं मिल पाता है, और उसको स्पेस नहीं मिल पाता है, जगह नहीं मिल पाती है। तो वो बेसिकली क्या है कि वो पानी जो है शहर के अंदर फ्लड की तरह जो है बहने लग जाता है। तो इस तरह से कई तरीके की जियो हजार्ड टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है, वाटर लॉगिंग सिचुएशन बन जाती है। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं मैं कि देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर जियो टेक्निकल असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, एंड कंपनीज कैन स्पेशलाइज इन जियो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन
रिस्क मॉडलिंग एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जब ग्राउंड वाटर का लेवल राइज होने लगता है तो उसकी वजह से क्या है कि स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होने लगते हैं। जब कई जियोटेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो प्रॉपर अगर लिक्विफेक्शन एनालिसिस नहीं करते हैं और मान लो अर्थक्वेक काइंड ऑफ सिचुएशन होती है तो वहां पे जाके पता चलता है कि लिक्विफेक्शन का प्रॉपर एनालिसिस न होने की वजह से या प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करने की वजह से वहां पे जो है स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो जाते हैं या फिर टर्न होने लग जाते हैं, टिल्ट होने लग जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रॉपर जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पे जो है उसके उनके जो है प्रॉपर सॉल्यूशंस जो है एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर हमको प्रोवाइड करने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। तो दोस्तों ये डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जो है नए सेगमेंट्स हैं जो धीरे धीरे जो है हर एक इंजीनियरिंग के ब्रांच के साथ लिंक अप होते जा रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट को जो एमटेक के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ये एक नई फील्ड है जिसमें वो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को किस तरह से डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीजों के साथ लिंक अप कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम कम से कम जो है मेहनत करके जो है बेटर जो है कैलकुलेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकें और फास्ट मैनर में निकाल सकें। तो ये हम जो है हमारे पास अब तक का पूरा ऑल ओवर इंडिया या पूरा ऑल ओवर ग्लोब से जो डाटा आ रहा है हम उस डाटा का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और उसका हम जो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को और बेहतर बनाने में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात यही आती है कि डाटा एनालिटिक्स को आप इस तरह से लिंक अप कर सकते हो। इवन कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाइथन जैसी लैंग्वेजेस होती है और जो हमारे दूसरे लैंग्वेज के जो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स होते हैं उनको या उनके थ्रू जो है जियोटेक्निकल सॉफ्टवेयर से प्रिपेयर करती है। तो जैसे बेंटली कंपनी होगी या दूसरी और भी कंपनी होगी वो लगातार अपडेशन करती है अपने सॉफ्टवेयर्स में। प्लेक्सिस हो गया या रॉक साइंस के सॉफ्टवेयर हो गए तो उन सब में जो है सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी अप्लाई होती है और साथ ही साथ आपकी जियोटेक्निकल की नॉलेज भी अप्लाई होती है। तो आज के टाइम पे जो है मल्टी स्किल काइंड ऑफ सोसाइटी है और हमारा जो इंडस्ट्री है वो मल्टी स्किल को जो है प्रमोट कर रही है। तो हमको जो है अगर फ्यूचर में एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है तो दोस्तों जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि भाई लिवरेजिंग डाटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग फॉर जियोटेक्निकल डाटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग can enhance the accuracy and efficiency of site characterization and foundation design। तो दोस्तों फाउंडेशन डिजाइन करने के ऑलरेडी हमारे पास प्रोसेस है लेकिन उनको हम और कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं इसके ऊपर हम जो है डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का यूज करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो हमको जो है और बेहतरी की तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि अभी जो कुछ भी अब तक मॉडल्स बनाए गए पास्ट में वो किसी ना किसी अजम्पशन पे बेस्ड थे लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सुपर कंप्यूटिंग भी आएगी टाइम के साथ में तो हमको क्वांटम कंप्यूटिंग भी आएगी। तो उन सब नॉलेज का यूज करके कैसे हम अपनी, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एनालिसिस होता है और जियोटेक्निकल इंजीनियर के लिए जियोटेक्निकल मॉडलिंग एनालिसिस होता है, उसी तरीके से वो जो है इन चीजों का यूज करके जो है बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड में हम देखते हैं कि भाई जियोटेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तो ये दोस्तों कुछ सेंसर टेक्नोलॉजी है, उनका एडवांसमेंट हो भी रहा है अभी हाल फिलहाल में। हालांकि इसका इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा अडेप्टेशन जो है वो फॉरेन कंट्रीज में तो देखने को मिल रहा है बट इंडिया में अभी आया नहीं है, वो धीरे धीरे आता जा रहा है। और हमारे आईएस कोड, आईआरसी कोड्स में भी उनका जो है उनको जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। सेंसर टेक्नोलॉजी का जो है यूज किया जाता है, उससे हमको जो है बेटर सेंसर्स का यूज करके, जैसे एसपीटी जो है एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो जो है पुराना आउटडेटेड टेस्ट हो गया है, लेकिन अब जो है सीपीटी टाइप के टेस्ट होने लगे हैं जिसमें कौन पेनेट्रोमीटर टेस्ट होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कुछ
डिवाइस और सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे क्या होता है एट अ टाइम क्या है सेंटीमीटर बेस्ड पे जो है बेसिस पे एनालिसिस होता है पर्टिकुलर लेयर ऑफ सॉइल्स का। जब हम बोरडॉक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वो जो है काफी अच्छा एनालिसिस होता है, और ये नई टेक्नोलॉजीज हैं जिनका अडोप्टेशन होने की जो है फ्यूचर में चांसेस हैं कि हमारे इंडिया में भी होने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेंसर टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं यहाँ पे, एंड हैव ओपनड अप अपॉर्चुनिटी फॉर real time monitoring of geotechnical structures, and companies can offer services for the design and implementation of monitoring system। तो देखो जो डाटा और रिजल्ट निकल के आएगा ना जब हम इस सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो वो काफी बेहतर निकल के आएगा। जब बेहतर रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास में तो हम बेहतर सॉल्यूशंस दे पाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस दे पाएंगे। नहीं तो क्या हो रहा है ना दोस्तों, जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं वो जो है एक पुराने पैरामीटर्स पे बेस्ड जो है टाइप के दिए जाते हैं, मतलब बहुत नॉर्मल दिए जाते हैं, जो जिसकी वजह से कॉस्टली स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव करने में भी काफी रोल रहेगा। तो एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर जो है इस तरह से सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज होना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी है। देखो जिस तरह से मैं आपको बताता हूं, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स क्या होता है एनडीटी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, उससे क्या पता चलता है, उससे जब स्ट्रक्चर बन जाता है उससे स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बना है। उसमें जो है दो तीन तरीके के मैं टेस्ट का नाम बताता हूँ। जैसे पाइल्स का केस होगा तो पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट कराते हैं। अगर मान लो उस पे जो है इसी तरह से एनडीटी और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूपीवी करके होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, स्ट्रक्चर कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग है नहीं है। तो ये तरीके के ऐसे टेस्ट जो है सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो इनका यूज जियो टेक्निकल पैरामीटर्स को समझने में भी होना चाहिए। तो ये जो है एक अच्छा उभरता हुआ क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, अभी ऑलरेडी जो है इंडिया के मोर्थ गाइडलाइंस है। ठीक है, मोर्थ गाइडलाइंस क्या होती है इनके बारे में पढ़िए आप। ठीक है, आपको नहीं पता है तो मेरी जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको पूरा सुनिए, आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में मैंने मोर्थ को भी मेंशन किया, आईआरसी कोड्स को भी मेंशन किया है, सब कुछ बताया हुआ है। तो जियो टेक्निकल को अच्छे से समझना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को समझ के काम करना है तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, मोर्थ गाइडलाइंस को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। वैसे तो ऑलरेडी कई सारी ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स आ चुकी हैं, बट दोस्तों ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर हमको कोई वेस्ट मटेरियल मिल रहा है कहीं पे किसी इंडस्ट्री से, मान लो मार्बल इंडस्ट्री से कुछ वेस्ट स्लरी निकलती है, तो हम उसका यूज करके अगर हम अपना जियो टेक्निकल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कहीं पे साइट पे, तो वो बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है सोइल स्टेबलाइजेशन करने में भी काफी ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स का यूज होता है। हम कई तरीके के वेस्ट जो होते हैं वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली मान लो फ्लाई ऐश हो गया, वो पहले एक समय पे वेस्ट ही हुआ करता था, अब वो जो है यूज होने लगा है, ग्राउंड इंप्रूवमेंट करने में भी यूज होता है, और कई जगहों पे जो है वो फ्लाई ऐश का सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होने लगा है। ठीक है, और कई तरीके के प्रोडक्ट्स भी बनने लगे हैं फ्लाई ऐश का यूज करके। तो ये सब ब्रिक्स बन रही है, बहुत कुछ बन रहा है। तो किस तरह से हमको इस तरह से ग्राउंड इंप्रूवमेंट करने में यूज करना है, तो ये टेक्नोलॉजीज बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे सॉइल स्टेबलाइजेशन, ग्राउटिंग, डीप सॉइल मिक्सिंग। डीप सॉइल में जाके मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने से क्या होता है सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जाता है। इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो सेफ बियरिंग कैपेसिटीज है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उससे जो है स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने की संभावनाएं कम कर देंगे, या हम हमारी जो डिजायर्ड रेंज है जिसमें हमको चाहिए सेफ बियरिंग कैपेसिटी वो हम प्रोवाइड कर पाएंगे। प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज टू डेवलप इम्प्लीमेंट कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो ऐसा कई कंपनियां काम भी कर रही है, जैसे टेरे आर्मी हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो स्ट्रेटा जियो सिंथेटिक्स नाम से कंपनी है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स नाम से कंपनी है। ठीक है, स्ट्रेटा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और इसके अलावा और भी कंपनी है टेरे आर्मी के अलावा, मेका फेरी है। मेका फेरी कंपनी का नाम सुनिए आप, पढ़िए इनके बारे में जानिए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है जिनमें मैंने वर्ल्ड की टॉप
कंपनीज जो हैं, कंसल्टिंग कंपनीज है जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में काफी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनियां इंडिया में जो है टनल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में काम कर रही है अच्छा, उनके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पे आई बटन पे क्लिक कर लेना आप, और वहां पे जाकर के जो है सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है जो मुझे दिखाई पड़ता है जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, वो है ऑफशोर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब आपने कई सारी विंड टर्बाइंस देखी होगी। विंड टर्बाइंस जो होती है वो दोस्तों आपने देखा होगा कि विंड पावर जनरेट करने के लिए होती है, ठीक है। जैसे हम सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वैसे ही विंड पावर से विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए भी ऑफशोर एरियाज में विंड टनल्स टाइप की विंड टर्बाइंस जो है घूमती हुई हमने देखी है। तो उसको जो है उसकी फाउंडेशन जो बनाई जाती है दोस्तों, वो फाउंडेशन जो है जियो टेक्निकल एक्सपर्ट बनाता है। और तो यहाँ पे ऑफशोर जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आ जाता है, जहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑफशोर का जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो इटसेल्फ बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है, और ना केवल वो क्रूशियल प्रोसेस होता है बट उसके बाद में उसमें फाउंडेशन डिजाइन करना, वो सारा बहुत एक इंपॉर्टेंट बड़ा सेगमेंट है। आप वहां पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जो है ऑफशोर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का काफी यूज होता है, और कंपनीज कैन स्पेशलाइज इन ऑफशोर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर विंड टर्बाइंस एंड अदर मरीन स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है विंड टर्बाइन और अदर मरीन स्ट्रक्चर्स को खड़ा करने के लिए हमको जियो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये एक नया सेक्टर है। जैसे मान लो आप मालदीव जाओगे तो वहां पे जो है उनको समुद्र में ही अब जो है अपनी फाउंडेशंस को खड़ा करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अच्छे ऑफशोर इंजीनियर्स और स्पेशली जियो टेक्निकल इंजीनियर्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखो दोस्तों बात करते हैं तो टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस में। तो अंडरग्राउंड स्पेस में और टनलिंग में भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके सॉल्यूशन के लिए भी जियो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत है, और जियो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो है काफी बेटर और सस्ते सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाते हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या है, टनल्स में से बहुत सारा मक निकल के आता है। मक मतलब अंदर से वेस्टेज निकल के आता है। अब उसको मक को डिस्पोजल करने का भी प्लान जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर्स बनाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स करते हैं। एज अ जियोलॉजिस्ट की तरह भी जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर अपना रोल प्ले करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आपको जो है इस चीज को समझना होगा कि टनलिंग और अंडरग्राउंड का जो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और अभी जो है फ्यूचर में ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जानी है। क्योंकि देखो अगर आप एक्सप्रेस वेज बनाओगे तो एक्सप्रेस वेज में जो है काम को फास्ट करना है, क्योंकि एक्सप्रेस वे तभी बन पाएंगे कई जगहों पे जब आप जो है कई सारी हिल्स को बाईपास कर, आप जो है उस हिल के बीच में से जो है आप हिली एरियाज के बीच में से जब आप टनल प्रोवाइड करोगे, आप जो है अगर आपको मेट्रोज बनानी है तो वहां आपको टनल्स की जरूरत पड़ेगी। आपको रेलवे जो है लाइंस बिछानी है कई एरियाज तक पहुंचने के लिए, तो आपको टनल्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों टनल इंजीनियरिंग जो है अपने आप में एक डीप सेक्टर आ जाता है। तो इसमें जो है काफी अपॉर्चुनिटीज है जियो टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए। तो द डेवलपमेंट ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो जो यूटीएस बोला जाता है इसको शॉर्ट में यूटीएस, ठीक है। Underground transportation system and infrastructure requires expertise in tunneling underground space designs, and this area includes tunneling through challenging geological conditions and urban environment। और देखो आप देखोगे तो आज के टाइम पे अर्बन जो एरिया है वो भी बहुत सीमित रहता जा रहा है, डे बाय डे बहुत छोटा होता जा रहा है। बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स जो है छोटे से एरिया में बनानी पड़ रही है। तो देखो ऐसे में बहुत अच्छा बहुत क्वालिटेटिव जियो टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, तभी जाकर के बहुत डीप लेवल पे जाके फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है। और उसके लिए जो है कई तरीके की एक्सकेवेशन जब करते हैं तो एक्सकेवेशन की डिजाइन्स भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब जो है तभी किया जा सकता है जब आप इस तरीके के सेक्टर्स में नए नए इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। देखो दोस्तों इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है लैंडस्लाइड एंड स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। देखो ये आप आए दिन देख रहे हो कि हिली एरियाज में लैंडस्लाइड के इश्यूज हो रहे हैं। अभी जोशीमठ
जोशीमठ में भी जो है लैंडस्लाइड की समस्या और ये सब देखने को मिली थी, और हिमाचल उत्तराखंड के एरियाज में ये फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। अगर आपने कभी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की होगी तो आप देख सकते हो कि हर साल वहां पे लैंडस्लाइड के केसेस देखने को मिलते हैं। तो कैसे इन लैंडस्लाइड के इश्यूज को जो है काउंटर किया जाए, तो इसके लिए जो है कई तरीके के रॉक एक्सपर्ट होते हैं, वो जो है हिली एरियाज में लैंडस्लाइड को जो है कंट्रोल करने के लिए वहां सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस भी होता है। तो यहाँ पे भी जो है ये एक बहुत बड़ा उभरता हुआ एरिया है, जहाँ पे देखो दोस्तों जो हाईवेज जा रहे हैं उसमें काफी ऊंचे ऊंचे एम्बैंकमेंट है, जिनको हम हाई एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो वहां पे भी जो है इस तरीके से जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं कि जो है स्लोप स्टेबिलिटी का एनालिसिस जो है प्रॉपर किया जाता है, ताकि ये स्लोप में जो फेलियर हो जाती है एम्बैंकमेंट्स की, हाई एम्बैंकमेंट्स की, वो ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे सेक्टर्स हैं जो उभर के आ रहे हैं, और उसका धीरे धीरे जो है समय के साथ में बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो है चूंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स जनरेट होगी कि स्लोप स्टेबिलिटी के एनालिसिस जो कि प्लेक्सी सॉफ्टवेयर से होता है। मैंने इसके बारे में स्पेशल वीडियोस बनाई हुई है कि भाई जियो टेक्निकल इंजीनियर को कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पर अपनी कमांड बनानी चाहिए, तो आप उसको जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में देख सकते हो जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है लैंडस्लाइड के बारे में भी पढ़िए, और इसके ऊपर स्पेशल कोड्स जो मेंशन किए गए हैं और वहां पे क्या सॉल्यूशंस दिए जाते हैं तो उनके बारे में भी पढ़िए। और अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, या फर्दर उसके ऊपर वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अर्बन जियो टेक्निक्स है। अर्बन जियो टेक्निक्स बेसिकली बात वही कर रही है कि भाई रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है यहाँ पे क्रिएट्स यूनिक जियो टेक्निकल चैलेंजेस इंक्लूडिंग मैनेजिंग लिमिटेड स्पेस। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, स्पेस जो है अर्बन एरियाज में बहुत लिमिटेड होता जा रहा है, और जब लिमिटेड एरिया स्पेस होगा तो आपको जो है कम स्पेस में बहुत बेहतर सॉल्यूशन देने होंगे। तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क एक जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए होता है, और ये सबसे बड़ी समस्या जो है उन जगहों पे आती है जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डलती है। कहीं किसी किसी शहर में छोटा सा एरिया होता है, और उस छोटे से एरिया में किसी को बहुत बड़ी इंडस्ट्री डालनी है, वो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज डलने वाली है, तो वो मशीनरीज काफी हैवी होती है, उसमें काफी ऊंची ऊंची हाइट की जो है चिमनीज होती हैं, तो उन सब की डिजाइन जो है हालांकि उनकी डिजाइन स्ट्रक्चरल इंजीनियर करते हैं, ठीक है, या पाइपिंग इंजीनियर होते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, लेकिन क्या है उसकी जो फाउंडेशन की डिजाइन है वो अच्छे क्वालिटेटिव जियो टेक्निकल एक्सपर्ट या इंजीनियर्स करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है बहुत रिक्वायरमेंट है, और अर्बन एरियाज में भी सेम सिचुएशन है, एरिया बहुत छोटा होता जा रहा है और हाई राइज बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, और जो सॉइल का पैटर्न है वो अगर वीक होता है तो उसमें कैसे जो है स्ट्रेंथ दी जाए, इसके ऊपर जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर जो है अपनी सजेशन देता है, वो कुछ ग्राउंड इंप्रूवमेंट के मेजर्स देता है, जिससे क्या है लॉन्ग टर्म स्टेबल्ड स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेट्रोफिटिंग फाउंडेशंस फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स एंड डिजाइनिंग डीप एक्सकेवेशन। ठीक है, तो जो डीप एक्सकेवेशन की डिजाइन है ये सब करने में जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंपनीज कैन स्पेशलाइज इन अर्बन जियो टेक्निकल सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो कंसल्टेंट कंपनीज है जो बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जियो टेक्निकल हो या स्ट्रक्चरल हो या हाईवे हो या अर्बन यूटिलिटी के सॉल्यूशंस हो, तो वो जो है काफी इन सब चीजों का ध्यान रखती है। दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है जियो टेक्निकल में, जो नए एरियाज हैं डेवलपमेंट के, उसमें फाउंडेशन डिजाइन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों स्पेशली ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एरिया होता जा रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी फोकस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कर रखी है कुछ गाइडलाइंस कि उसको जो है यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है कुछ 450 गीगावाट के जो है सोलर के भी और इसी तरीके से विंड के भी जो है प्रोजेक्ट जो है बनाने हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करके देना है शायद 2025 या 2030 तक। तो इस तरह से गवर्नमेंट को उसके ऊपर पैसा खर्च करना ही है, और खर्च करना है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड फार्म्स में
जो है काफ़ी जियो टेक्निकल एक्सपर्टीज या जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे भी जो है डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, एंकरिंग सिस्टम्स जो है इस तरीके से प्रोवाइड करने होते हैं ताकि जो है स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाए जा सके। इसके अलावा जियो टेक्निक्स इन स्मार्ट सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है पॉलिसी में स्मार्ट सिटीज का मिशन आया था, उसमें मोर देन 100 जो है स्मार्ट सिटीज का प्लान है। तो दोस्तों जब स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो डेफिनेटली जियो टेक्निक्स पर ध्यान देना होगा और यहाँ पे कई तरीके की इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई डिजाइनिंग फाउंडेशन। तो मेन कोर फोकस उनका डिजाइन फाउंडेशन पर रहेगा दोस्तों। और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सेंसर इक्विप्ड फाउंडेशंस फॉर डाटा कलेक्शन के लिए कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, ये भी फ्यूचर में जो है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फाउंडेशन में कई बार सेटलमेंट के, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के इश्यूज जो है आते हैं, तो वो जो सेटलमेंट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स जो है अप्लाई किए जाते हैं कंक्रीट में या कहीं पे जो है डिजाइन में। तो वो सेंसर टेक्नोलॉजी का भी भविष्य में देखने को मिलेगा कि यूज किया जाएगा, ताकि हम पहले से अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि फ्यूचर में किसी बड़ी डिजास्टर या किसी बड़ी सिचुएशन के प्रॉब्लम क्रिएट होने से हम बच जाए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये लास्ट है कि कोलेबोरेशन विद अदर डिसिप्लिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो एक जियो टेक्निकल इंजीनियर है ना, वो एक इंपॉर्टेंट इंजीनियर होता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट इंजीनियर होता है, ये मेरा इसलिए पर्सनली मानना है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डील करता है, वो हाईवे इंजीनियर से डील करता है, वो वाटर रिसोर्स वाले से बात करेगा, वो अर्बन प्लानिंग करने वाले से बात करेगा, वो हर किसी से बात करेगा। क्योंकि किसी भी एरियाज पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी करना है, तो पहले जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग करवाना उसकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जियो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, एक अच्छा सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है उसका जो है आर्किटेक्ट से भी जो है कोलेबोरेशन होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट से भी बातचीत होती है उसकी, अर्बन प्लानर से भी बातचीत होती है, होलिस्टिक सॉल्यूशन देता है वो फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये सब जो है आप देख सकते हो। और सच एस सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, तो जहाँ पे ये सब फ्यूचरिस्टिक जो है डेवलपमेंट होने वाले हैं, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो या वाटर फ्रंट डेवलपमेंट। वाटर फ्रंट डेवलपमेंट का मतलब यही है, देखो जब जिन एरियाज में वाटर के किनारे किनारे जो है कुछ स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं ताकि ये अर्बन एरियाज में जो है पानी फ्लड की तरह बह करके जो है घुस नहीं जाए अंदर। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए जो है बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं ताकि क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फ्यूचर में कोई कैलेमिटी नहीं हो। ठीक है, शहर जो है डूब नहीं जाए, ऐसे समस्या नहीं है। तो ये सब एरियाज हैं जहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियर की बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एमटेक कर रहे होंगे स्टूडेंट, बीटेक भी कर रहे होंगे, उनको बहुत सारे नए एरियाज मिल रहे होंगे जहाँ पे वो अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्री में अपना एरिया बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे उनको टाइप ऑफ वर्क करना है जियो टेक्निकल के सेगमेंट में, तो वो ये भी समझ पा रहे होंगे कि वो किस तरह से जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि ये नॉलेज जो शेयर की जा रही है ये ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स तक पहुंचे, जो हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियर्स की कम्युनिटी है वो स्ट्रांग हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट से कनेक्ट हो सकते हो। लिंक्डइन पर जितने भी मुझसे सवाल पूछे जाते हैं मैं पर्सनली उनको जवाब देता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, तो उससे भी कनेक्ट हो सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को अभी एंड करता हूँ। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।